हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट के रास्ते में जब कोई रिफ्लेक्टिंग हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश सरफेस आती है तो वो उसको ब्लॉक कर देती है और लाइट को मजबूरन वापस टकरा के उसी मीडियम में आना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोस्तों दो तरीकों से हो सकती है। एक है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं? जो सपाट एकदम फ्लैट सर्फेसेस होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, जो हम घरों में यूज करते हैं शक्ल देखने के लिए या शेविंग वगैरह पर्पस के लिए। दूसरा सर दोस्तों होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा है 10th क्लास में। कॉन्वेक्स होते हैं, कनकेव होते हैं, इनके अंदर एक कर्वेचर बनता है इस टाइप से, या तो वो ऐसे होंगे केव की तरफ कनकेव, या वो ऐसे बल्जिंग करेंगे बाहर की तरफ निकले होंगे, इनको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आप देख रहे हैं रोशन फिजिक्स, मैं हूं रोशन। आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। दोस्तों सबसे पहले प्लेन मिरर्स होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं। अब ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है, ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हम बहुत यूज करते हैं प्लेन मिरर्स का डेली लाइफ में। प्लेन मिरर्स बेसिकली दोस्तों एक ग्लास प्लेट है, नॉर्मल ग्लास प्लेट जो हम यूज करते हैं। जैसे ग्लास की विंडोज होती हैं वो भी एक ग्लास प्लेट ही है। उसके पीछे हम पॉलिश करते हैं सर इस टाइप से। ये पॉलिश या तो सिल्वर की होती है या होती है एल्यूमिनियम की। इनको यूज करने का रीजन क्योंकि सिल्वर एल्यूमिनियम दोनों ही हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। उसके ऊपर से हम यहां पे एक कोटिंग करते हैं, एक लेयर चढ़ाई जाती है रेड कलर के लेड ऑक्साइड की। अब इसका क्या यूज है, ये आपने देखा होगा कि मिरर के पीछे जो है एक रेड कलर की ऑरेंज कलर की एक कोटिंग होती है, वो होती है लेड ऑक्साइड की। लेड ऑक्साइड क्या करता है, ये बिल्कुल ही ओपेक सरफेस है, ओपेक चीज है ये। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक मतलब जो लाइट को 100% ब्लॉक कर दे। इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि पीछे से लाइट अगर आई तो कभी आगे पास नहीं होगी। यहां लाइट सिर्फ इसी सरफेस से, जो आगे वाली सरफेस है सिल्वर वाली, सिर्फ उसी से रिफ्लेक्ट होगी। तो हमने एक तरीके से इस सरफेस को वन साइडेड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया है, पीछे से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगी। तो जो इमेज है वो हमें आगे से दिखेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका नेचर कैसा होता है दोस्तों। नेचर ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स। तो इनके नेचर के बारे में सबसे पहली चीज कि ये होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये दो शब्द हैं जो हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल चीज यानी इमेजिनरी, जो हमने माइंड में खाली देखी, हमने माइंड में लग रहा है कि ये है, एक्चुअली में नहीं है। होता क्या है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है हमें लगता है माइंड में कि वो है, लेकिन अगर मैं उसको स्क्रीन पे लेने की कोशिश करूं क्या वो सच में है, तो स्क्रीन पे नहीं आती। ये एक इमेजिनरी चीज है। वहीं पे जो रियल इमेजेस होती हैं, जैसे मूवी थिएटर्स में जाते हैं, वहां जो स्क्रीन लगा होता है थिएटर में प्रोजेक्टर के सामने, उस पे जो इमेज है वो रियल है दोस्तों, क्योंकि वो हम देख सकते हैं कि वो सामने है, उसको स्क्रीन पे ले सकते हैं हम। लेकिन जो प्लेन मिरर में है वो स्क्रीन पे नहीं आएगा, वो खाली हमें माइंड में लगता है ऐसा कि वो बन रही है, उसको बोलते हैं वर्चुअल। दूसरा शब्द है यहाँ पे इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा। जैसे ये, अगर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये वाली चीज 90 डिग्री इरेक्ट है। दूसरी चीज इसमें आती है जो इन्वर्टेड इमेज बनती है। आगे हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स में कि उनके अंदर इमेज मैक्सिमम केसेस में इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। आप ये देख भी सकते हैं। आप एक स्पून लीजिए, स्पून को जब आप पास रखते हैं फेस के तो आपका फेस बिल्कुल सीधा बनता है, लेकिन जब आप उसको दूर लेके जाएंगे तो वही आपकी इमेज उल्टी बन जाएगी। यानी पहले कैसी थी? पहले थी बिल्कुल इरेक्ट, बाद में जब चले गए, दूर चला गया स्पून, तो क्या बनेगी? फिर बनेगी इन्वर्टेड इमेज, उल्टी। दूसरी बात दोस्तों, यहां जो इमेज बनती है वो सेम हाइट की होती है, सेम हाइट। अब सेम हाइट किससे? तो जो ऑब्जेक्ट हमने यूज करा है, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाह रहे हैं मिरर के अंदर, उसकी हाइट और जो इमेज बनेगी मिरर में, उनकी हाइट सेम होती है आपस में, सेम हाइट एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑब्जेक्ट की है वही यहां पे इमेज की बनती है। तो इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है और मार्क्सा की, व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। एक प्लेन मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए? तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा कि यह है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
यानी कि इमेज कितनी हाइट है इमेज की अपॉन में ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हमने कितनी हाइट का यूज करा, इनका रेशियो। ये इस तरह से बताता है कि जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है। सपोज किसी मिरर का मैग्निफिकेशन 10 है, इसका मतलब है आप 1 मीटर की चीज रखिए, हाइट 1 मीटर की होगी तो आपके मिरर में 10 मीटर लंबी चीज बनेगी। लेकिन यहां पे हाइट सेम है तो ये रेशियो होना चाहिए बिल्कुल 1 होना चाहिए, क्योंकि यहां कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता, सेम हाइट रहती है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। तीसरी चीज दोस्तों, जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, कितना दूर बनेगा मिरर से, तो जो पोजीशन हमारी होगी मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की होगी, उतनी ही डिस्टेंस वही पोजीशन होगी बिल्कुल इमेज की। अगर मैं 5 मीटर दूर खड़ा हूं मिरर से तो ऑब्जेक्ट के बाद जो इमेज बन रही है वो भी 5 मीटर दूर बनेगी। सेम पोजीशन सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हम 2 लेटर यूज करने वाले हैं, U और V। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि U और V वेलोसिटीज के लिए यूज करते थे मैकेनिक्स में। तो U का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे, और V का मतलब है इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। और मैं आपको बता दूं ये सारे डिस्टेंस कहां से लिए जाएंगे, बिल्कुल मिरर के सेंटर से, जिसे बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड हियर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो ये कुछ 3 चीजें थी नेचर ऑफ इमेज के बारे में, जो रे से जो इमेज बनने वाली है यहाँ पे प्लेन मिरर की, उसकी इमेज का नेचर कैसा होने वाला है। अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स, कि प्लेन मिरर के केस में इमेज कैसे बनाई जाए। तो कुछ बेसिक फंडे हैं यहां पे। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है। अब ये जो मैंने साइड बनाई पीछे की डॉटेड, इसका मतलब है ये डॉटेड वाली जो डैश्ड लाइंस बनाई है ये बताती हैं कि पीछे हमने पॉलिश कर रखा है, ये एक मिरर है, इसका नाम है MM डैश, जनरली हम यूज करते हैं MM डैश। इसका पोल इसके बिल्कुल बीच सेंटर पे होगा, पोल ऑफ द मिरर, P इज पोल ऑफ द मिरर, और इस पोल से परपेंडिकुलरली पास करेगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोस्तों मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कैसे इमेज बनाई जाए प्लेन मिरर के लिए। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है छोटा सा तो उसकी इमेज कैसे बनाई जाएगी, पीछे कैसे बनेगी इमेज उसकी, देखते हैं। तो यहां से हमें 2 रेस चाहिए। हमें कभी भी इमेज बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है, हमें मिनिमम 2 रेस चाहिए होती है। देखो आप लेने को 100 रेस ले लो, लेकिन उससे कोई नई चीज नहीं बनने वाली, वही इमेज बनेगी। अगर आप 2 रेस यूज करोगे तो भी सेम बननी है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, सिंपल रखने के लिए हम हमेशा 2 रेस का ही यूज करेंगे। एक रे यहां से ऐसे आती है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि कोई भी रे नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे आती है, अगर ये थीटा एंगल पे आ रही है तो उतने ही एंगल पे ये वापस रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर रहने वाले हैं, ये एंगल भी थीटा होगा। ये जो लाइन बनाई है ये हमारा नॉर्मल टू द सरफेस। तो दोस्तों ये रे जो है फर्स्ट रे यहां से थीटा एंगल पे बेंड हो गई। सेकेंड रे हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। तो अब ये जो दूसरी रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ये यहां पे जाके पोल पे हिट करेगी। अगर मैं पोल से नॉर्मल बनाता हूं तो वो और कुछ नहीं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ही है, क्योंकि वो भी उसको परपेंडिकुलरली नॉर्मली कट करती है। तो ये रे नॉर्मल इंसिडेंस दिखा रही है, ये 0 डिग्री बनाते हुए यहां पे आएगी और 0 डिग्री बनाते हुए वापस लौट जाएगी। यानी कि इसका रिफ्लेक्शन जस्ट 180 डिग्री अपोजिट होगा, जैसे आई थी वैसे ये लौट जाएगी। अब ये तो हमने रे डायग्राम बनाया, इसका देखते हैं पीछे इमेज कैसे बनेगी। तो दोस्तों यहां पे ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, ये कभी भी इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगी, इससे दूर जा रही है। लेकिन इमेज क्या होता है, इमेज वो पॉइंट है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हैं। तो अब ये तो कट करेगी नहीं, तो हम यहां क्या करते हैं, हम इसको पीछे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस रे को पीछे एक्सटेंड करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ये एक पॉइंट पे जाके इसको यहां कहीं कट करती। अगर ये इस तरफ जाती तो कट करती, लेकिन वो डाइवर्ज हो रही है मिरर से, वो बाहर फैल रही है, कट नहीं करेगी। तो ये वाला पॉइंट हमारा इमेज होता। अब क्योंकि ये इमेज होता तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। बताया था हमने पहले
कि वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो एक्चुअली में बनती नहीं है, हमें खाली लगता है माइंड में कि वो इमेज बन रही है, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। तो यही कारण है इसके वर्चुअल होने की, क्योंकि रेज एक्चुअली में उस पॉइंट से कट नहीं कर रही, उस पॉइंट से पास नहीं कर रही, सिर्फ ऐसा लगेगा कि हाँ ये यहां से पास कर सकती थी। तो ये हमने इमेज फॉर्मेशन बनाया है पॉइंट इमेज के लिए। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका डिस्टेंस मेजर करूं तो जो u होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से, सेम डिस्टेंस पे हमारा इमेज बनने वाला है, v भी उसके बराबर होगा, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना डिस्टेंस इमेज का पोल से। तो ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस देखते हैं दोस्तों। सेकेंड केस हम करने वाले हैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका साइज होता है कुछ, जिनकी कुछ हाइट होती है, इनको हम पॉइंट नहीं मान सकते, इनको हम कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये फिर से एक प्लेन मिरर mm डैश, ये इसका पोल बिल्कुल बीच में, और यहां से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पास करते हुए। तो अब जो मुझे ऑब्जेक्ट लेना है उसका एक साइज होगा, वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये मैंने बड़ा सा ऑब्जेक्ट लिया यहां पे ए बी। अब मुझे ए और बी की इमेज बनाने के लिए दो रेस चाहिए। तो पहली रे हम यहां से पास करते हैं इसके हेड से, इसकी टिप से, तो वो रे जाएगी स्ट्रेट और वापस, अब फिर से ये 90 डिग्री पे जा रही है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, तो ये वापस लौट जाएगी इसी रास्ते में। ये चीज आप ध्यान रखिए, जब भी कोई रे मिरर के नॉर्मल के अलोंग बिल्कुल परपेंडिकुलरली आती है तो वो उसी रास्ते पे लौट जाती है। ये चीज हमेशा होगा, चाहे वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो या ग्लास हो, लेंस हो, हर एक के अंदर ये होता है। अगर कभी भी रे नॉर्मल आती है तो अपना पाथ चेंज नहीं करती, उसी लाइन पे वो चलती रहेगी। सेकेंड रे हम यहां से निकालते हैं बिल्कुल पोल के पास, ये रे जाती है पोल के पास और पोल से वापस स्ट्राइक करके लौट जाती है। तो अब यहां पे जो हमारा नॉर्मल होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस ही है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज थीटा, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बराबर होगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी थीटा एंगल पे वापस लौट जाएगी। अब अगर मैं बनाना चाहता हूं कि पीछे इमेज कहां बनेगी, तो मुझे इनको एक्सटेंड करने पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली में पीछे नहीं जा रहे हैं, ये आगे भाग रहे हैं। तो इमेज पीछे बनाने के लिए हमें इनको एक्सटेंड करना पड़ता है, तो ये मैंने इनको एक्सटेंड करा। जहां ये दोनों कट करेंगी, मीट करेंगी, उस पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो ये ए डैश, ए की इमेज ए डैश और बी की इमेज यहां बनेगी बी डैश। तो ये ऑब्जेक्ट हमें यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। फिर से यहां पे u और v बराबर रहेंगे, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है वही डिस्टेंस इमेज का है पोल से, और जो हाइट ऑब्जेक्ट की रहेगी सेम हाइट होगी इमेज की भी यहां पे। तो ये सेकंड हमने देखा कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स है तो उनकी इमेज कैसे बनती है। तो दोस्तों ये तो था कुछ उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे करी जाए प्लेन मिरर की, इसके बारे में। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं प्लेन मिरर्स की, उनके बारे में। इसमें सबसे पहली चीज है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, अगर ऑब्जेक्ट स्पीड से मूव कर रहा हो मिरर की तरफ, तो इमेज कितनी स्पीड से हमें दिखाई देगी। इस पे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड u है तो इमेज की स्पीड क्या होगी। फिर से बताता हूं सिचुएशन क्या है। यहां पे ये एक प्लेन मिरर है, ये इसका पोल बिल्कुल बीचों बीच, इससे पास करते हुए परपेंडिकुलरली हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड से आ रहा है, सपोज इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये यहां खड़ा था ए पॉइंट पे, तो इसकी इमेज यहां बन रही थी, और अभी हमने देखा कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा, सपोज डिस्टेंस 10 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी इमेज का 10 मीटर ही होगा। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से भागना शुरू करेगा, इमेज भी वहां नहीं रहेगी, इमेज भी इस तरफ आएगी। अब 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, देखो 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो 1 सेकेंड बाद यही ऑब्जेक्ट मुझे यहां दिखाई देगा 5 मीटर आगे, यानी अब इसका डिस्टेंस यहां से कितना रह गया, 5 मीटर। तो अब हमने पढ़ा है कि जहां ऑब्जेक्ट वहीं इमेज, तो इमेज भी 5 मीटर आगे आ जाएगी, उसी हिसाब से बिल्कुल बीचों बीच इसके।
तो ये भी 5 मीटर, चलो इसका डिस्टेंस भी अब 5 मीटर रह गया है। अब अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूं कि ऑब्जेक्ट को मुझे कैसा लगेगा कि मेरी इमेज कितनी स्पीड से आ रही है, यानी इमेज की स्पीड मुझे निकालनी है अपने रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करते देखते हैं कि इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना कम हुआ है। पहले इनके बीच का टोटल डिस्टेंस था 20, अब हो गया है 10, यानी चेंज कितने का आया, 20 माइनस 10, हमारा 10 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस कम हो गया। तो हमारी स्पीड कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकेंड। जो इमेज है उसकी रिलेटिव स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। फिर से देखते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर, लेकिन इमेज कितना भागा, 1 सेकेंड में 10 मीटर। रिलेटिव टू अस, रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, इसकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा के लिए ये रूल बन जाता है कि द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज u, then the speed of image will be 2 times u. with respect to ऑब्जेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली देखना तो हमें ही है और कोई देखेगा नहीं हमारी इमेज को, तो जो हमें लगेगा कि उसकी स्पीड डबल स्पीड से वो हमें आता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारी इमेज ट्वाइस स्पीड से, डबल स्पीड से आती हुई हमें दिखाई देगी। तो पहली चीज थी। एक चीज और इसमें कई बार पूछते हैं, ये क्वेश्चन 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में भी आया हुआ है, स्कूल एग्जाम में कई बार आता है। सेकेंड चीज जो देख रहे हैं यहां पे हम, रोटेशन ऑफ मिरर। फिर से बता दो 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ये इसका पोल बिल्कुल सेंटर पे, ये नॉर्मल पास करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलरली। अब अगर मैं इस प्लेन मिरर को रोटेट कर दूं, फिर से अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इमेज कहां बनेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो अब मैं इसको रोटेट करके देखता हूं कि कहां बन रही है। तो सपोज इसको हमने थीटा एंगल से रोटेट करा, अब ये मिरर अपनी न्यू पोजीशन में आ गई है जो कि है थीटा एंगल पे पिछली पोजीशन से, ये एंगल थीटा है। अब यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट था। अच्छा चलिए इसको पहले हम फर्स्ट का बना लेते हैं वरना कंफ्यूजन रहेगी कि ये कहां से आ गया दूसरा मिरर। तो पहले हम मानते हैं कि ये अभी ओरिजिनल पोजीशन में ही है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा हुआ है, इसकी इमेज क्या बनेगी, तो इमेज भाई यहां से रे गई। हमने ये अभी पीछे करा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने की कोशिश करी थी, ठीक उसी तरीके से यहां से ऑब्जेक्ट से एक रे आई, ये वापस यूं करके लौट गई, इसकी इमेज ठीक पीछे बनेगी, यहां पे डॉटेड दिखा रहा हूं क्योंकि ये रे एक्चुअली में पास नहीं हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहां पे इसकी इमेज बन गई आई या I1। दोस्तों यहां पे मैंने बताया था कि मिनिमम 2 रेज चाहिए यहां पे बनाने के लिए रे इमेज डायग्राम को, लेकिन यहां पे सिंबल रखने के लिए मैं एक से बनाता हूं क्योंकि हमें पता है दूसरी रे ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होकर और वो यहां मीट करनी है, तो डायग्राम कॉम्प्लेक्स ना बने, इसलिए मैं यहां पे एक ही दिखा रहा हूं। एक्चुअली में हमें कम से कम 2 रे चाहिए होती हैं डायग्राम बनाने के लिए। यहां पर सिंबल रखने के लिए हम इसे एक से ही देखते हैं। अब सपोज कीजिए मिरर रोटेट कर दिया गया है थीटा एंगल से, और ये एंगल हमारा थीटा यहां पे बन गया। तो अब जो रेज आएंगी, अब रेज तो इससे ऐसे ही आनी है, लेकिन रिफ्लेक्शन कैसा होगा, तो उसके लिए जरा नॉर्मल पे ध्यान देता है। नॉर्मल कहां चला गया, जब मिरर ऐसा था, सीधा था, ओरिजिनल पोजीशन में था, पोजीशन नंबर 1 में था, तो उसका नॉर्मल जो है वो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि इसी का लॉन्ग लाइन आ रही, तो नॉर्मल भी हमारा यही रहेगा। लेकिन जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो यही लाइन मिरर के साथ साथ रोटेट करके यूं हो जाएगी। फिर से, जब हमारा मिरर ये था, नॉर्मल ये है इस टाइप से, अगर मैं मिरर को रोटेट करता हूं थीटा एंगल से तो हमारा नॉर्मल, ये ब्लैक मार्कर, नॉर्मल भी रोटेट करेगा उतने ही एंगल से। तो अब मैंने नॉर्मल इसका यहां बनाया है थीटा एंगल पे। तो जो सेकेंड केस है उसमें क्या लगेगा कि जो रे है वो थीटा एंगल पे आ रही है। पहले तो वो नॉर्मल के अलोंग थी जब फर्स्ट पोजीशन में था इमेज मिरर हमारा, लेकिन सेकेंड केस में क्या लगेगा कि जो रे है ये थीटा एंगल पे आ रही है नॉर्मल के साथ, और थीटा पे ही इसको लौट जाना है। तो अब डायग्राम ऐसा होगा, थीटा एंगल पे ये लौट जाएगा।
तो अब जो इमेज पीछे दिखाई देगी हमें वो दिखाई देगी इस डायरेक्शन में, यहां कहीं बनेगी हमारी इमेज I2। तो अब अगर देखें कि I1 और I2 में कितना एंगल है, इमेज कितने एंगल से रोटेट कर रही है, तो दोस्तों ये टोटल एंगल 2 थीटा हो गया, उसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये भी कितना होगा 2 थीटा, यानी कि जो इमेज है वो डबल एंगल से रोटेट हो रही है। अगर मैं मिरर को 30 डिग्री से रोटेट करता हूं तो इमेज 60 डिग्री से रोटेट होगी। तो ये हम यहां पे नोट कर लेते हैं कि इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय theta, then image will be rotated by 2 theta। यानी मिरर का जो भी रोटेशन एंगल होगा इमेज का उससे डबल रहने वाला है, ट्वाइस रहने वाला है। अब दोस्तों हम आज के लिए आखिरी चीज पढ़ रहे हैं यहां पे, थर्ड स्पेशल प्रॉपर्टी है कुछ प्लेन मिरर्स के अंदर। थर्ड चीज क्या है कि अगर मुझे अपनी एक पूरी इमेज देखनी है, जैसे मेरी हाइट 5'6" है, तो मुझे अगर पूरी इमेज देखनी है प्रॉपर हाइट की, तो मुझे मिरर कितना बड़ा चाहिए होगा, मतलब अगर कोई चीज है उसकी पूरी इमेज बनाने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए। अब हम बड़े से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहां बात करेंगे मिनिमम साइज की, कि कम से कम कितना चाहिए जिसके नीचे इमेज पूरी नहीं बनी, इमेज कट के बनेगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर या मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज। दोस्तों कंप्लीट इमेज बनानी है यहां पे, तो पूरी इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी हाइट रखनी चाहिए। तो ये हमने एक प्लेन मिरर लिया, नाम है इसका mm'। अब जैसे मैं इसके आगे एक ऑब्जेक्ट खड़ा करता हूं, सपोज ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट, अब ऑब्जेक्ट यानी मैं खड़ा हो जाता हूं, तो ये मेरा हेड है, यहां मेरी आईज है और ये मेरा फुट है। अब मुझे इस मिरर में अपनी पूरी इमेज देखनी है हेड से लेके फुट तक। तो पहले मैं बात करता हूं कि हेड कैसे दिखेगा। तो हेड से जो रेज आएंगी, हेड से रेज ऐसे आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और मेरी आईज तक आएंगी, तभी मैं उनको देख पाऊंगा। तो ये हेड से आई, रिफ्लेक्ट होके आईज तक आएंगी वापस, तो मैं उसकी इमेज देखूंगा पीछे कहीं यहां पे। ऐसे ही जो फुट से रेज आएंगी, फुट से रेज ऐसे आएंगी और वो आएंगे मेरे आईज तक ऐसे। फुट से रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, वापस आईज तक आई, तो मुझे फुट दिख रही है यहां पे नीचे। अच्छा, हमें दिखता हमेशा उधर ही है जहां से रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, तो क्योंकि हेड से रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही थी तो मुझे बिल्कुल यहां दिखेगा। फुट से रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही थी तो मुझे फुट बिल्कुल यहां दिखेगा नीचे। तो ये मुझे अपनी पूरी इमेज दिख रही है। अब जरा ध्यान देते हैं कि हमें मिरर का कितना पोर्शन चाहिए। अब ये नीचे का तो किसी काम का है ही नहीं, तो ये मेरी पूरी हाइट का मिरर है, लेकिन मैं उसका कितना यूज कर रहा हूं, सिर्फ ये पोर्शन। ये लगभग हाफ है, 50%। यानी कि अगर 50% मिरर ही है मेरे पास, मेरी हाइट का हाफ मिरर है मेरे पास, तो भी मेरी इमेज पूरी बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये चीजें किसी काम की नहीं है। अगर मैं इनको हटा देता हूं, इस पोर्शन को हटा देता हूं मिरर के, तो सिर्फ इतना सा मिरर पूरी इमेज बना सकता है। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये आता है माइंड में कि अगर ऑब्जेक्ट दूर हो गया तो क्या होगा, या ऑब्जेक्ट पास आ गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट के हिलने से मिरर की मिनिमम लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे। अब जैसे मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो हिल के यहां आ चुका है, थोड़ा सा दूर आ गया यहां पे, हेड, फुट और ये हमारी आई। तो क्या फर्क होने वाला है, यहां से रेज फिर से यूं आएंगी, टकराएंगी, आइस तक आएंगी। फुट से रेज ऐसे आएंगी, यहां टकराएंगी और वापस आई तक आएंगी। अब देख सकते हैं कि रे के एक्चुअल पाथ में कोई चेंज हुआ ही नहीं है। जो पीछे हम
एक्सटेंड करके बनाते हैं उसमें कोई चीज नहीं हुआ है, तो अभी भी उतना ही हमें चाहिए। आप ऑब्जेक्ट को कितना भी दूर ले जाएं, हमें इतना ही हाफ लेंथ ही चाहिए मिरर का पूरी इमेज बनाने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने प्लेन मिरर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली हैं लगभग, जितना हम कवर कर सकते थे इस टाइम फ्रेम में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि उसमें चीजें भी ज्यादा आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। मैं हूं रोशन, मेरा नाम है रोशन, और कोई नहीं उसको दोबारा। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। मैं हूं रोशन और ये है रोशन।